सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। अगर मैं किसी बुलंद बाला मकबरे में कैद होता तो मैं भी यही कहता कि आप लोग घबराइए नहीं, इल्ला कि आपको मलकुल मौत अपने हिफायती हिसार में अल्लाह मियाँ के पास पार्सल कर देते। खान साहब की बात को सीरियस मत लीजिएगा। मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म, आज की सबसे पहली खबर आटा बहरान ये वो तो जाहिर है कि इस मौजू पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले एक ऐसे मौजू पर बात करूंगा जो पिछले 2 दिनों से मेरा बीपी हाई की हुए। वज़ीर आज़म को किसी साजिश की बू आने लगी है। फरमा रहे हैं कि मुझे दबाव में लाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फरमाते हैं कि पैसे देकर मेरे खिलाफ प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। इस पर मुझे याद आया, हुजूर आप सरकारी ख़जाने से पैसे देकर के, मैं ये तो इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि आप पैसे करवा रहे हैं, लेकिन वो जो आपकी मिदहत में इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह कह करके जो मुख्तलिफ चैनल्स पर वो जो चेहरे नज़र आते ही हमें पता चल जाता है कि अब ये इमरान खान के बारे में कोई ऐसी बात करेगा कि जो इमरान खान को भी नागवार शायद गुजरे अगर उन्हें पता चले। एक चाचा हैं जिनकी आखिरी उम्र में दिहाड़ी लगी है, वो भी एक बड़े चैनल के ऊपर उनको ले आकर के आप ही के चमचागिरी की पादाश में उनको बिठाया गया है। उनको भी फिर मेरे ख्याल है ज़रा देखिए। कुछ और मौसूफ हैं कि जो अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं, लेकिन रिपोर्टर के नाम पर इससे बड़ा कलंक का टीका मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा, और उसके बावजूद मौसूफ जो हैं वो आपके बाकायदा पब्लिक रिलेशंस मैनेजर का किरदार अदा कर रहे हैं। ज़रा थोड़ा सा अगर वक्त मिले ट्वीट दागने से या इंडिया को चेतावनी देने से, तो थोड़ा सा अपने इन चमचों की तरफ जिनको आपने मुकर्रर नहीं किया, मुझे यकीन है ज़रा थोड़ा सा अगर आप इनकी तरफ देखें तो आसानी हो जाएगी। मजीद फरमाते हैं कि एक रिवायती मीडिया ग्रुप पुश्त पनाही कर रहा है। कहते हैं कि जाली खबरों पर अफराद और इदारों के खिलाफ एक्शन का इंदिया। दरखास्त अब भी मेरी वही है हुजूर वाला, वो सो कॉल्ड तज्जिया निगार जो शाम में एक मखसूस वक्त के बाद जाहिर है कि मीडिया पर अपीयर भी नहीं हो सकते, आप समझ रहे होंगे क्यों, बावजूद वो आपकी जो मिदहत फरमा रहे हैं वो भी जाहिर है कि फी सबीलिल्लाह तो नहीं है, वो भी फी सबीलिल्लाह तो नहीं है। इसके लिए भी कोई ना कोई जिम्मेदार इन्वर्टेड कॉमास में तो होगा। ये जिम्मेदारी किस पर आयद की जाए मेरे मौसूफ वज़ीर आज़म, ज़रा थोड़ा सा सोचिए। वज़ीर आज़म कुछ ऐसे सवालात पूछने लगे हैं जिन्हें मैंने कसदन मासूमाना लिखा है, ताहम ये मासूमाना नहीं है। ये जो है वो आप भी समझ सकते हैं, मैं ऑन एयर हूँ, कह नहीं सकता। वज़ीर आज़म कह रहे हैं मीडिया माजी की करप्शन क्यों उजागर नहीं करता। ये काम आपके सारे MNAs MPAs और आपने उठा रखा है। आपसे नाम पूछो, आप शनाख्ती कार्ड नंबर बताते हैं, मैं पूछूंगा कि हुजूर ये काम गलत क्यों नहीं हो रहा, आप कहते हैं माजी वाला चोर था, उससे पहले वाला डाकू था। ये काम तो आप लोग करने से बाज नहीं आ रहे, मैं क्या कहूँगा, दीगर लोग क्या कहेंगे। ये आपके MNAs MPAs से इंटरव्यू कर करके मैं तो थक गया हूँ, बल्कि पक गया हूँ। मैं सवाल कुछ भी पूछूंगा कहते हैं पिछले वाला चोर था। भाई चोर था तो जाने क्यों दिया, सलाम साहब हुक्म आया था। मेरा मतलब है कि आप समझ रहे होंगे। मजीद फरमाते क्या रियासत मदीना रातों रात बनी थी? नहीं हुजूर, रियासत मदीना रातों रात नहीं बनी थी, लेकिन रियासत मदीना में ऐसा एक भी अनमोल रतन, अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं था जो आप अपने दामन में लेकर के बैठे हैं। अली अमीन गंडापुर किसी मुहज्जब मुल्क में वजीर हो सकता है? शेख रशीद, जिन पिछली हुकूमतों की चोरी चमारी के बारे में आप गाने गाते हैं, उनमें 8 हुकूमतों में तो ये MNA रह चुका है। इसने क्या क्या किया है? मैं तो नहीं कह रहा कि चोरी चमारी की है, मैं तो कह रहा हूं कि शायद हो सकता है कि ये हो। जरा पूछिए नैब से, चक्कर लगाए जरा इनका। हालांकि नैब जिनके घर चक्कर लगाती है वो तो बिल्कुल ही पाक साफ हो जाते हैं। नैब को तो चक्कर इसीलिए लगवाया जाता है कि क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया जाए, जैसे कि जुल्फी बुखारी को दिया। हो सकता है कि वो इमाम काबा के पोते ही हों, लेकिन ऐसी सानू की। फवाद चौधरी कहीं वजीर हो सकता है, फैसल वावड़ा कहीं वजीर हो सकता है। आपके यहां है, आपके यहां तो बल्कि ऐसे ही पहली क्वालिफिकेशन मेरा ख्याल यही है, उल जलूल बोलता है या बोलती हो। मजीद फरमा रहे हैं कि मैं 30 सालों का गंद साफ कर रहा हूं। मेरा ख्याल है वजीर बना करके आप उनकी सफाई फरमा रहे हैं। मजीद कहते हैं राना सना ने शायद 18 से ज्यादा कत्ल किए हों। पकड़ लो, क्या हुआ? धड़ंग तख्ता। वो जो कह रहे थे कि मैं मनशियात का केस साबित करूंगा, DG एंटी नारकोटिक्स फोर्स को चढ़ा करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी,
वो तो कुछ साबित नहीं कर पाए। राना सनाउल्लाह मेरे मामू के लड़के नहीं है, फांसी देनी है तो मुझसे रस्सी ले जाओ, मगर कुछ तो करो। ये जुबानी जिहाद करने से कब तक किसको क्या हासिल होगा? आखिरी जो उन्होंने बात की है, बल्कि आखिरी से पहले उन्होंने कहा आम आदमी को रिलीफ फराम करेंगे। मेरे ख्याल इस पे हा 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 कहने के अलावा और कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं। तनख्वाह से मेरा घर भी नहीं चलता। तनख्वाह से उन एंकराने कराम और तज्जिया निगारों का घर भी नहीं चलता जो आपकी चमचागिरी करके अपने आप को तज्जिया निगार और साफी बताने पे तुले हैं। उनको भी कहीं ना कहीं से रकूम जारी होती है, जरा पता करवा लीजिए। मैं देखता हूं आप इतने बड़े वजीर आजम है माशाल्लाह, आपकी नाक के नीचे ये जो कांड हो रहा है उसको कौन चला रहा है जरा मालूम तो कीजिए। फरमा रहे जाती फैक्ट्रियां नहीं बना रहा, लॉजिक की बात कर रहा हूं, हाइपोथेटिकल। अगर किसी का घर बनवा करके और उसमें से माल मसाला लेकर के और मैं घर जा सकता हूं, मैं पागल हूं कि मैं खुद ही ये सारे काम करूंगा? एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, आपकी ईमानदारी पे मुझे यकीन है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला की जात पर है। आप ईमानदार हैं। मैं तो एक ऐसी बात कर रहा हूं, इस तरह की फुलटॉस देने से परहेज किया कीजिए हुजूर। इमरान खान साहब कहते हैं कि उनसे कुछ पूछा ना जाए, बावजूद इसके कि उन्होंने अपने खिलाफ इतना सफिशिएंट मवाद दिया हुआ है कि जिसकी इंतहा नहीं। जरा वो दिखाना सारे साउंड बाइट्स जी, जिसमें खुद मोहतरम जनाब इमरान अहमद खान साहब जी अपोजिशन हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझे कैसा खाने कमाने का मौका दिया था। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ी दरोगोई इस सदी में कभी भी नहीं हुई। आपने उस वक्त हर वो काम किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। आरिफ अलवी साहब से जब आज पूछा गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के जब वो दौरे पर थे, उनसे पूछा गया कि आप लोगों ने क्यों इतनी ज्यादा हवाई फायरिंग की हुई थी जो आप ही के खिलाफ इस्तेमाल हो रही, तो उन्होंने कहा हमें उस वक्त ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता था। ग्राउंड रियलिटी का तो आपको आज भी नहीं पता हुजूर। रिक्शा चला चला करके लोगों को बेवकूफ़ बना करके आप पाकिस्तान के नुमाइंदे बन करके और सदर पाकिस्तान बन गए। मेरिट पर आप पूरे नहीं उतरते, ऑन एयर कह रहा हूं। आरिफ अलवी साहब, मेरिट पर आप पूरे नहीं उतरते हुजूर वाला। मेरिट है क्या? मेरे मौसूफ वजीर आजम के साथ साथ शारे फैसल बनकर आने वाली वीडियो में 3 दफा तो अपने प्रोग्राम में चला चुका हूं। जिस किसी को रुजू करना हो इस वक्त यूट्यूब पे आपकी वो वीडियो दे सकता है जिसमें आप बाकायदा एक इन्वर्टेड कॉमास में शरीफ आदमी के लिबादे में शारे फैसल पे जा करके और सड़कें बंद करा रहे थे, यहां कोई गाड़ी नहीं चलेगी जी। ये आ गया माशाल्लाह भाई, तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी आप लोगों की। ये है वो नादिर नायाब क्लिप जिसमें इस वक्त का सदर मुमलिकत उस वक्त वो क्या था जरा मुलाहिजा कीजिए। शारा फैसल पर गाड़ियां नहीं चलेंगी जी, ये कह करके वो दंदनाता फिर रहा था किसी रोड रोलर की तरह। मेरे मौसूफ वजीर आजम फरमा रहे थे कि जिस वक्त हम इख्तिदार में आए तो बुलडोजर खड़ा होगा और गवर्नर हाउसेस पे फेर देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं चारों सूबों के गवर्नर हाउसेस प्लस वजीर आजम हाउसेस अपनी 1 महीने की तनख्वाह मैं आज ऑन एयर डोनेट करने का ऐलान करता हूं। अगर कल सुबह 6 बजे से पहले हुकूमत वक्त इन 5 जगहों पर इसको मलबे का ढेर बना दे, मैं अपनी तनख्वाह वॉलंटियर करता हूं, क्योंकि अवाम पाकिस्तान के तमाम मसाइल की जड़, मरकज, मंबा और महवर इस वक्त वजीर आजम हाउस और सारे गवर्नर हाउसेस प्लस सारे वुज़राए आला हाउसेस हैं। मैं अपनी 1 महीने की सैलरी डोनेट करता हूं, अगर उसमें इसका डीजल फ्यूल वगैरह आ सकता है तो फबिया। मेरे मोहतरम वजीर आजम, जिनको किसी वक्त दजला के किनारे मरने वाले कुत्ते तक का ख्याल था, इंसानों के मरने पे अब उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। पिछले हफ्ते कराची में एक आदमी ने बेरोजगारी से तंग आकर खुद को आग लगा ली। वजीर आजम आज तक चुप, आज तक वजीर आजम चुप। कश्मीर की मोहब्बत में गले से ऐसी आवाज निकलती है कि अल्लामान अलफीज, अदाकारी के वो जौहर दिखाए जाते हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। और भाई कश्मीर को छोड़ो, वजीर आजम पाकिस्तान के बनाए गए हो। कराची में गुर्बत और बेरोजगारी से तंग एक शख्स अपने बच्चों की भूख बर्दाश्त न कर सका। खैरपुर का रिहायशी नवीद 3 बच्चों का बाप और सुरजानी टाउन में यारू गोट का रिहायशी था। कई फैक्ट्रियों, मिलों और कारखानों समेत दुकानों के चक्कर लगा रहा था, लेकिन कहीं से मुस्बत जवाब न मिलने के बायस उसने खुदकुशी कर ली। ये है वो जो अपने 3 बच्चे इस तब्दीली के दर पर छोड़ करके और अल्लाह मियां के पास चला गया। कम से कम ये तो कर ही सकते थे आप, लेकिन नहीं। नौशहरा में एक बच्ची से फिर ज्यादती की गई है। पिछले 15 दिन पहले मेरे मोहतरम वजीर आजम फरमा रहे थे कि बच्चों से ज्यादतियां हो रही हैं, रोकेगा कौन? ये तो मैं भी जानता हूं।
आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे 10 मिनट के अंदर कानून साजी हो गई। सारे चाची और मामे जमहूरियत के 15 मिनट के अंदर अंदर अपनी अतात का सबूत देकर के असेंबली से बाहर निकल गए। इसको कौन रोकेगा? वो खलाई मखलूक के नाम की इजाद करके और फ्लाइट लेकर के बैरून मुल्क चले जाने वाले कहां हैं? दो कमबख्तों ने इस बच्ची को, इस फूल जैसी बच्ची को, अल्लाह इसकी मगफिरत करे, इसके लिए कोई है जो इस मुल्क में आवाज उठाए? बनी गाला बहुत ऊंचाई पर वाक़ है। आटे का बहरान संगीन तर हो चुका है जनाब। कीमत महज ज्यादा नहीं 70 रुपए, और वो भी इसलिए कि पिछले वाले चोर और उससे पिछले वाले डाकू थे और ये हाजी लोगों की हुकूमत है। हुज्जाज अगर लूटें तो आप पर लाजिम है चूं भी ना कीजिए और चुपचाप अपने तन के कपड़े तक उतार करके दान कर दीजिए, क्योंकि ये रियासतें नाम नेहाद मदीना बनाने चले हैं। अवामी पाकिस्तान पर ज्यादा नहीं 26 अरब रुपए का इजाफी बोझ लाद दिया गया है। वुज़रा मानने पर तैयार नहीं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जाहिर है आपकी तरह मेरे भी केसेस फारिग कर दिए गए होते तो मैं भी यही आवाज़ निकालता जो आप निकाल रही हैं। उस वीडियो से कतई नज़र जो इस वक्त आपकी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें आप झूठ मूठ खून का अतिया देती नजर आ रही हैं। खैर झूठ मूठ तो आपके वज़ीर आज़म भी आवाम के गम में रोते नजर आते हैं और हरकतें कुछ और ही हैं। शेख रशीद आखिरी मरतबा दिहाड़ी लगाते हुए कहते हैं कि गैस नहीं आटा महंगा, लेकिन हल सिर्फ इमरान। जाहिर है चमचागिरी करके अगर नौकरी चल रही होती तो मैं भी यही कहता। वजीर आजम ने फिर नोटिस ले लिया। अब आप इत्मीनान रखिए, इंशाअल्लाह उल अजीज अब कख नहीं बिगड़ेगा किसी का। अब जो कुछ जैसे चल रहा है वो ऑटो पे चलता रहेगा। जिले इलाही ने अनोखा फैसला किया है, बल्कि जिले इलाही के एक फलाने ने, जिनको कुछ और कहा जाता है, आप समझ रहे होंगे, जो सादिक और अमीन नहीं है, लेकिन चूंकि पीटीआई में, इसलिए हर फैसला उन्हीं के दस्ते मुबारक से हो रहा है। और अपोजिशन की कमजोरी देखिए, पाकिस्तान का पहला मेडिकल एनआरओ लेने वाली असेंबली, दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूं, महज ट्विटर पे आहो कर रही हैं। बोलने की जुर्रत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि जहांगीर तरीन का नाम लेकर के इल्जाम ही लगा दें। मुझसे किसी ने कहा था तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करता हूं, अगर ये हुआ तो मैं इनसे पूछूंगा कि जहांगीर तरीन साहब की बात तो नहीं कर रहे। 3 लाख टन गंदुम एक ज़राई मुल्क मंगवाने चला है, इसमें भी जाहिर है कि कई लोगों की दिहाड़ियां सुधर जाएंगी। चीनी का बहरान सर उठाने वाला है, 80 से 85 रुपए बिक रही है, लेकिन वजीर आजम कहते हैं कश्मीर में मोदी बहुत जुल्म कर रहा है। भाई मैं जो कर रहा हूं उसे जुल्म मत कहिए। मेहमानों का तारुफ कराता हूं, मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा गजाला सैफी साहिबा, मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, रुमीना खुर्शीद साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए, मैडम गजाला सैफी साहिबा, आटे के बहरान पर अगर आप इजाज़त दें तो मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। मैडम, अवामी पाकिस्तान से एक और इंतकाम लिया जा रहा है। वुज़रा कह रहे हैं कोई बहरान नहीं है, अवाम बिलावजह रोए पीट रहे जा रहे हैं। आप कुछ कहिए, क्या है सूरत हाल? देखिए नूरुल-आज़मीन, मैं आपके जज्बात को समझती हूँ, मगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। इमोशंस आपने अवाम के शायद पोर्ट्रे किए हैं अपने प्रोग्राम में, और यकीनन अगर अवाम इस हद तक सोच रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि गवर्नमेंट की मशीनरी जो है वो इसको रद्द कर रही है या किसी भी तरह से इसको इग्नोर कर रही है। बहरान हुआ है, यकीनन हुआ है, कंसर्न की बात है, और हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, इससे आंखें नहीं छुपा सकते। इसको फेस करना है, इसको सॉल्व करना है, इसके सॉल्यूशंस लेकर आने हैं, और उस पर बात हो रही है। और ये जो गंदम इंपोर्ट करने की बात हो रही है, ये वो जो गंदम का डेफिसिट, बिकॉज जो पिछले साल गंदम की एक्सपेक्टेशंस थी कि जितना गंदम इस वक्त होगा, इस वक्त उसकी जो आटे की सूरत में जो मौजूदगी होती है वीट की, वो ज़्यादा एस्टिमेटेड थी, जो कि कम हुई। इसमें आप पॉलिसी मेकर्स को भी इल्ज़ाम दे सकते हैं, मशीनरी को भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, मगर ये इसलिए नहीं, जानबूझ के नहीं किया गया, किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया गया। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है कि गवर्नमेंट के फेवरिटिज्म कोई किया गया हो। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, ज़िम्मी सवाल मैडम, अफगानिस्तान को जो हमने हज़ारों मन या टन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, गंदुम भिजवाई थी हमारे अफगानी भाइयों के लिए, जो कराची में कचरा चुनते हुए, अखलाकन भी किसी को गोली मारने से दरेग नहीं करते, वो कचरा चुनते चुनते हामिद करजई को दिया हमने। ये सारे अफगानियों को पालने का ठेका हम ही ने लिया हुआ है। मतलब अफगानी हमारे मामे हैं, तो फिर कराची वाले, पाकिस्तान वाले या लाहौर वाले या कहीं और वाले, इनका ख्याल कौन रखेगा?
जो यील्ड थी वीट की वो ज़्यादा थी। और चूँकि जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है, जहाँ तक मैंने मालूमात की है, जहाँ तक मैंने पूछगछ की है, उससे यही पता चला है कि क्योंकि वो यील्ड जो है वो एस्टिमेटेड उससे कम थी। आपको पता है कि बारिशें और उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान आते, मगर इसके ये जवाज़ नहीं होना चाहिए कि जी इसकी वजह से आवाम को उसका जुर्माना भरना पड़ा है। अगर ये यील्ड का मसला था और हम लोग देख रहे थे और अगर हमने उसे इग्नोर किया तो हमें उसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। और आगे यानी अब आने वाले दिनों में, नई महीनों, नई अगले साल, नई अगले सीज़न, बल्कि आने वाले दिनों में उसका जल्द अज जल्द गवर्नमेंट जो है वो उसका सल्यूशन देने को तैयार है और मशीनरी वर्क कर रही है। अगर उन्होंने इसके एवज़ बहुत सारा वीट जो है वो इंपोर्ट करने का भी प्लान किया है तो उसमें इरादा ये है कि आपकी यील्ड और इसको मिलाकर इंशाल्लाह अगली दफ़ा अगले सीज़न अभी जब काश्त होगी इसकी गेहूं की तो उस वक्त आपके पास एक सरप्लस होगा जो कि कवर अप करेगा। मगर इसको आप किसी तरह का भी जवाब नहीं बना सकते। हुकूमती ढांचे को इसका ज़िम्मेदार समझना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए हम ज़िम्मेदार हैं और इसमें अगर कोई मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ़ की इस्तदा, आपका माइक मेरे ख्याल माइक ले लें, क्यों माइक आपका गिर गया है, बहुत माजरत, आप ज़रा देख लीजिए। मैं मोहतरमा रोमीना खुर्शीद साहिबा के पास जाऊँगा। मैडम ये मुझे बताइएगा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताते हुए नहायत मुसरत महसूस कर रहा हूँ, खान साहब ने हस्बे वादा एक और अंग्रेज़ मतलब एक और गैर मुल्की की दिहाड़ी का रोज़ी का बंदोबस्त किया। उन्होंने वादा किया था, आपको याद होगा इलेक्शन से पहले, कि हमारे दौरे हुकूमत में लोग बैरून मुल्क से नौकरियों के लिए आएंगे। पहले गवर्नर स्टेट बैंक आए, उससे पहले अब्दुल हफीज़ शेख साहब आए थे, अब एक और मौसूफ़ आए जिनका नाम है मुर्तज़ा सैयद। 3 साल के लिए मौसूफ़ को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक तैनात कर दिया गया है। और हुस्न इत्तेफाक़ी के ये से शक खुदा न खास्ता मत कीजिएगा, क्योंकि ये हुज्जाज कराम की हुकूमत है। IMF से ये भी मौसूफ़ वाबस्ता रह चुके हैं। मैडम, सारे इत्तेफाकात अगर इसी दौर में हो जाएं तो फिर मैं अकल का अंधा क्यों करना हुकूमत वक्त पर शुबा करूं। नेशनल सिक्योरिटी डिसाइड करने वाले एक अहम तरीन इदारे में भी इस वक्त एक मौसूफ़ ऐसे बैठे हुए हैं कि जिनका नाम कहीं ऊपर से आकर के गिरा था। उस मीटिंग में बैठने से पहले तक वो गैर मुल्की थे और उसके बाद फिर अचानक उनकी लॉटरी निकल आई तो इमरान खान साहब ने उनको नेशनल सिक्योरिटी तय करने वाले इदारे में बिठा दिया। मतलब ये किस किस्म का नया पाकिस्तान है जो पुराने पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा गया गुजरा महसूस होता है। सबसे पहले तो नूर बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में दावत देने का, और आपका जो इंट्रो था वो आपके जज्बात को बड़े और आवाम के जज्बात और एहसासात को बड़े अच्छे तरीके के साथ आपने पोर्ट्रे किया। जहाँ तक बात है, पहले मैं थोड़ा सा उससे पहले बात करना चाहूँगी, जैसे अफ़गानिस्तान और ये सारी आपने बात की कि गंदम गई, तो हम तो ये समझते हैं कि अव्वल ख़ेश बाद दरवेश, आपको थर और दूसरे शहरों के लोग भूखे प्यासे सूबों के लोग नज़र नहीं आए, आपको उधर भेजने की क्या ज़रूरत थी। और फिर जिस तरीके के साथ मिसमैनेजमेंट्स हो रही हैं और जिस तरीके के साथ अवाम को पागल बनाया जा रहा है, हुकूमत चल रही है, जिस तरह से महंगाई दिन रात बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं है कि अवाम, आपको याद होगा कि एक मौसूफ़ वज़ीर ही थे जो कहते थे कि 2 रोटियों की जगह 1 रोटी खाएं। मुझे तो लगता है कि अब अल्लाह माफ़ करे, वो जो 1 रोटी है वो भी अवाम से जो है वो छीनी जा रही है। और जिस तरह की हरकतें हो रही हैं और इत्तफ़ाक़ात पे इत्तफ़ाक़ात हो रहे हैं, तो आपको पता है कि इत्तेफाक कोई ख़ास ऐसा होता नहीं है। और आज जिस मीडिया के ख़िलाफ़ और जिसके लिए बोल रहे हैं, वैसे तो मैं समझती हूँ कि अच्छा ही थोड़ा सा हो रहा है, माजरत के साथ, कि जिसको वैसे मैं भी ऐसे ही समझता हूँ आपस की बातें, और ये मैं बबांगी दोल कहता हूँ और मुझे कोई किसी किस्म की माजरत की ज़रूरत पेश नहीं आती। साजिश उनके लिए साजिश बन रहा है। मुझे अंदाज़ा है आपका, और मैं आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू की हमेशा बहुत इज़्ज़त भी करती हूँ कि आपको जो सही लगता है आप उसकी आवाज़ भी उठाते हैं।
और ऐसे ही है। और मैं समझती हूँ कि तमाम तर लोग, मीडिया जो है वो एक आईना होता है और अवाम का जज्बात को वो पोर्ट्रे भी करता है, और मेरे ख्याल में इसमें कोई मजायका नहीं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब आप के लिए सब मीडिया पे अच्छा कहा जाता था या हमें क्रिटिसिज्म किया जाता था तो तब आपके लिए सब सही था। आज जो है वो अवाम भी साजिश कर रही है, लोग भी साजिश कर रहे हैं, और आप जो साजिशों पे साजिशें और इत्तफाकात पे इत्तफाकात करते जा रहे हैं और जिस पे हम सबको फिर इक्तफा करना पड़ रहा है, वो मेरे ख्याल में वो उसको हम कोई क्या कहे। और फिर उसके बाद आपने बिल्कुल सही कहा कि बैरून मुल्क से लोगों ने आके जो है वो यहाँ पर नौकरियाँ करनी थी। आप देखें कर रहे हैं, कैबिनेट में जो है आपको आधे से ज़्यादा, दर्जन से ज़्यादा लोग वो मिलेंगे जो यहाँ के नहीं है, इलेक्टेड नहीं है। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी किस्म के कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करेंगे आप दोनों मेहमानों के साथ। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि एक और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे ऑडियो बीपर पर। मौजू क्या है मैं आपको बताना चलता हूँ। फैसल वावडा की मुबैना दोहरी शहरियत का मामला सामने आया है। आम इंतखाबात में बताया गया है कि मौसूफ ने जाली हलफनामा भुगताया था। कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त भी मौसूफ अमरीकी शहरी थे। मुझे तो अमरीका पर शिकायत हुई है, कैसे कैसे लोगों को शहरियत दे रहा है। नाअहल मगर कौन करेगा मौसूफ को। यहाँ तो हाल ये है कि इमरान खान साहब भी कुछ नहीं कर पाते। फैसल वावडा कोई भी भंड मारे, इमरान खान साहब इन्वर्टेड कॉमाज में नोटिस लेते हैं और उसके बाद मासिवा टिस्वे बहाने के और कुछ रह नहीं जाता। इतनी दौलत, इतना पैसा, इतना यानी अरबपति होना भी क्या खूब मेरिट है। इलेक्शन कमीशन का देखिए जनाबे वाला, इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि आज खुद नोटिस नहीं ले सकते। हो सकता है ऐसा ही हो तर्जुमान साहब, लेकिन कुछ और मामलात भी हैं इलेक्शन कमीशन में, फॉरेन फंडिंग ये वो, कम से कम उसके ऊपर तो कुछ कर ही सकते हैं, ज़रा वो देख लेते। लेकिन यहाँ तर्जुमान इलेक्शन कमीशन से बात करना मेरा ख्याल है कि गलत ही होगा। ये ख़बर मैं आपको बता देता हूँ जनाबे वाला, फैसल वावडा की दोहरी शहरियत को किसी ने चैलेंज नहीं किया। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वावडा के मुखालिफ उम्मीदवार अब्दुल कादिर मंदूखेल ने वावडा की नामजदगी को मनसूख करने की दरख्वास्त दायर की। ताहम चंद समातों के बाद ही मंदूखेल ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। भला क्यों, ये है अहम मुद्दा। मंदूखेल कहते हैं कि दरख्वास्त वापस लेने की वजह कुछ हलकों की तरफ से आने वाला शदीद दबाव था, बल्कि उनकी अपनी पार्टी क़यादत ने भी केस वापस लेने के लिए दबाव डाला। कादिर मंदूखेल साहब, हुजूर वाला, खबर जो मैंने पढ़ी, दीदा और दानिस्ता मुझसे कोई गलती हुई है या वाकई आप इस बात की तायीद फरमाएंगे कि आप पर कुछ हलकों ने फैसल वावडा के ख़िलाफ़ इस केस से दस्तबरदार होने के लिए दबाव डाला, प्लस आपकी जो जमहूरियत की चैम्पियन पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने भी आपसे कहा कि मियाँ हाथ खड़े कर लो। क्या कहेंगे हुजूर? जनाब, आपकी आधी बात दुरुस्त है और आधी बात दुरुस्त नहीं है। जो कुछ हलकों ने प्रेशर दिए, लालच दिए, इससे कुछ नहीं है। जहाँ तक मेरी पार्टी का, अपनी जमहूरियत के चैंपियन का शुक्रिया, बिल्कुल चैंपियन है, ऐसे कुछ दबाव नहीं था। अगर ऐसी दबाव होता तो मैं दोबारा ये दरख्वास्त नहीं देता। तो आज मैंने फिर दरख्वास्त दायर कर दी है। उस वक्त उसमें कुछ कागजात की वेरिफिकेशन बाकी थी, वो वेरिफिकेशन आपकी मीडिया के सामने आ चुकी है कि मनसूख की है। आपको पता है हाल में 2 मेंबरान मुस्लिम लीग से ताल्लुक रखने वालों को नाइल करा दी, इस बेस पे कि वो सेनेटर पहले मुंतखब हुए थे और नेशनलिटी बाद में छोड़ दी है। तो ये एक एग्जाम्पल है। इससे यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है। फैसल वावडा साहब ने 2015 में 1 रुपए टैक्स जमा नहीं किए, 2016 में 4 लाख रुपए जमा किए, 2017 40 रुपए जमा किए। क्या इंग्लैंड अफ्रीका में जायजे कहाँ की हुई है? कमीशन के एफिडेविट में मौजूद है, मगर मजाल है तो कोई एक्शन ले, मजाल है कोई एक्शन ले। सर थोड़ा सा तवक्कुफ है। मैडम गजाला सैफी साहिबा, अब ये मुझे बताइए, ये एहतसाब का जो कोल्हू चल रहा है और पीस भी सिर्फ दूसरों को रहा है, ये मुझे बताइएगा, ये फैसल वावडा के ख़िलाफ़ ये इतना सफिशेंट, अगर इसे मान लिया जाए सफिशेंट मटीरियल, तो इसके ख़िलाफ़ बात नहीं होनी चाहिए? जुल्फ़ी बुखारी को फ़ारिग कर दिया नैब ने, कहा गया कि जी शवाहिद नहीं मिले।
ये हमेशा अपोजिशन के लिए शवाहिद मिल जाते हैं, बल्कि दूर दराज से भी मिल जाते हैं। जब बात आती है इमरान खान साहब के अपने अनमोल रत्नों की, तो नैब की तोपों में भी पानी भर जाता है, इलेक्शन कमीशन भी जो है सत्तू पी के बैठ जाता है। बड़े से बड़ा चैंपियन, बड़े से बड़ा जगादरी जो बड़ी फिल्मी बातें कर रहा होता है, वो भी जो है वो तय करके रह जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, ये तो आप एक पर्सपेक्टिव है वन एंड का, और इलेक्शन कमीशन में जब इन्होंने जमा कराई गुजारिशात फैसल बावदा साहब के ख़िलाफ़ जैसे कह रहे हैं, तो फिर इन्होंने वापस क्यों ली? और इनके पास अगर सही सबूत मौजूद हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन का काम है। इसमें तज्ज़िया निगारों का या और लोगों का बोलने का क्या है? एक तरीक़ाकार है, उसको फॉलो करें। अगर ऐसा हुआ है तो उसको फिर जो भी तरीक़ा है उस तरह से उसको सॉल्व किया जाएगा। इसमें हर एक को अपना कोई ना कोई बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर ये समझते हैं और इन्हें मालूम है तो फिर डालें अपना जो कुछ भी है उसके ख़िलाफ़ फैसल बावदा की इलेक्शन कमीशन में, और फिर उसका जवाब जो भी होगा उसको एक्सेप्ट करें, या तो वो सही होगा या गलत होगा। राइट मैम। मोहतरमा रुमीना खुर्शीद साहिबा, जितना ओवर सिंप्लीफाई मोहतरमा गजाला सैफ़ी साहिबा ने किया है, मैडम इसे इनका भोलापन समझा जाए या मजबूरी का नाम दिया जाए, क्या फरमाएंगी आप? देखिए, गजाला सैफ़ी साहिबा जैसे लोग जो हैं बड़े मासूम और बहुत अच्छे हैं, मेरी ऑनरेबल कोलीग हैं और आई डू रिस्पेक्ट हर। लेकिन मसला ये है कि अब आप क्या क्या डिफेंड करेंगे और किस किस तरह से डिफेंड करेंगे। हर एक चीज़ जो भी आप काम उठा के देख लें, गवर्नमेंट का जो भी चाहे वो कोई नोटिस जारी हो रहे हो या नोटिफिकेशन हो रहे हो, चाहे वो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसेस हों जो कि हर वक्त चलती रहती हैं, या वो मोहतरमा जो नशरियात की हैं वो कोई ना कोई बयान दे रही होती हैं, तो आप किस किस बात के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे और किस किस रोने को हम रोएंगे और कहाँ कहाँ पे होगा। और अभी तो बहुत कुछ और निकलेगा, क्योंकि दुनिया नूर मैं समझती हूँ मकफ़ाते अमल है। और अगर हम देखें पहले दिन से लेके आज दिन तक सो कॉल्ड सिलेक्टेड वज़ीर आज़म साहब जहाँ जहाँ जो फरमाते रहे, अभी आपने ख़ुद भी जो है वीडियो क्लिप्स चलाए और उन वीडियो क्लिप्स के अंदर आप देखें जो कुछ वो बातें कहते आए, उनकी अपने दौरे हुकूमत में वो तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, तमाम तर चीज़ें हो रही हैं और उन्हीं के हाथों हो रही हैं। दूसरों को तो वो शक और शुबा होता था या नहीं, लेकिन वो तो ख़ुद प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो अवाम के ऊपर भी है और मैं समझती हूँ मीडिया के ऊपर भी है। और वो लोग जो जिनके लिए अनमोल रतन है, अब वो रतन जो हैं वो किस किस तरह से रत भरे जो हालात हैं इस टाइम, जिस हवाल में आ गए हम लोग, वो कहाँ लेकर आ रहे हैं, ये तो सबके ऊपर एक सवाल है। गॉट योर पॉइंट मैम। मोहतरमा गजाला सैफ़ी साहिबा, ये लीजिए एक और खाने कमाने की खबर मिल गई। देखिए, मुझे एंड टाइम पे याद आ गया, CPNE ने साल 2019 मीडिया के लिए बुरा साल करार दे दिया। हालांकि ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के लिए बुरा साल था। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स की जानिब से जारी करदा पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2019 के मुताबिक पाकिस्तान में मीडिया के लिए साल बुरा रहा। गुज़िश्ता सालों की तरह साल 2019 में भी पाकिस्तानी मीडिया के लिए सख्त पाबंदियों, सख्तियों, कत्ल और सेंसरशिप जैसे मसाइल की शिद्दत रही। दावों के बरखिलाफ मीडिया की आज़ादी और आज़ादी इजहार पर कदगन लगाने के लिए किसी न किसी बहाने साल 2019 को भी भरपूर तौर पर इस्तेमाल किया गया। वफाकी हुकूमत ने मीडिया के गिरद शिकंजे को मज़ीद सख्त करने के लिए खुसूसी मीडिया ट्रिब्यूनल्स भी बनाने का ऐलान किया। ताहम CPNE और दीगर स्टेक होल्डर्स की शदीद मुखालफत की वजह से हुकूमत ने इस तजवीज़ को वापस लेने का फ़ैसला कर लिया। पैमरा के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि पैमरा ने न सिर्फ टेलीविजन चैनल्स को भेजा और बेतहाशा नोटिस भेजे, बल्कि कुछ एंकर्स पर TV प्रोग्राम्स में अपने राय के इजहार और TV टॉक शोज़ में शिरकत पर पाबंदी भी लगा दी गई। ये वो मीडिया है जिसने तब्दीली का सुरमा बड़े चाव से, ज़ाहिर फ़ी सबीलिल्लाह तो नहीं, सबने ज़ाहिर है कि बड़े मामलात किए थे, DSNGयाँ ऐसे ही तो नहीं मूव कर जाती हैं, बड़े चाव से जिन्होंने तब्दीली का सुरमा पब्लिक की आंखों में झोंका और कहा गया कि जी इमरान खान आएगा तो फिर ये होगा और वो होगा, कख भी नहीं हुआ। उसी मीडिया को अपने लोगों को धड़ाधड़ नौकरियों से निकालना पड़ा। इश्तिहारात की मद में जो खसारा हुआ वो अलग। मैडम क्या फरमाएंगी, आज़ादी इजहार के लिए बुरा साल, मतलब ये तो पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बुरा साल था ना? देखिए, जिस तरह इस वक्त आपने बबांगे दोहल प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो अल्फाज और जो क्रिटिसिज्म किया, मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो ओवरऑल मुल्क की बात कर रहा हूं। आप भी मीडिया के हिस्सा हैं ना, मैं तो अभी यहीं से उठाऊंगी इस बात को कि अगर आप यहाँ बैठ के इस तरह एक प्राइम मिनिस्टर के लिए जो चाहा
क्लिप्स भी निकाले, पुराने भी निकाले, हर कुछ बात की और उनको क्रिटिसाइज़ किया, ओपन क्रिटिसिज्म किया। एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी आपके सामने बैठी है, एक ऑपोजिशन की भी मेंबर आपके पास मौजूद है, और आपने बिल्कुल अपनी तौर पे जो आपने सोचा चाहा वो आपने प्रेजेंट किया। कोई कॉल आई, कोई मना हुआ, या होगा भी नहीं, ऑन एयर हैं आप, तो प्लीज आप ये लोग नैरेटिव ऐसा मत लेके चलिए। नहीं प्लीज, कितनी कॉल्स कहां से आती हैं, बात मतलब कर रही नहीं ये हैं बातें कि ना जाने क्या क्या खुलेगा, इनके तो सारे अक़दे खुले हुए हैं। जाके लंदन में पूरी पार्टी हो रही है जी, एवरीबडी इज इन लंदन हैविंग अ गुड टाइम, दिस इज द टाइम टू हैव फन। तो आई मीन किस मुंह से ये लोग इस तरह की बात करते हैं? ये कितने मासूम खुद हैं, इनको अनजान बनने का कितना शौक है कि एक तरफ तो ये जो सब कुछ चोरी चकारी, अब ये लफ्ज इस्तेमाल करो तो जिनको बहुत बुरा लगता है, कॉन्विक्ट होने के बाद इजाजत लेना कि जी हम तो मर रहे हैं, बुरी हालत है, अस्पताल पहुंचना है, अस्पताल के बजाय मैडम गुफ्तगू कहीं और चली गई। थोड़ा सा वक्फा, एक छोटा वक्फे के बाद इंशाअल्लाह ताला कुछ और मौजूआत है जिनका अहाता करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा मैडम, थोड़ा सा वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। मोहतरमा रुमीना खुर्शीद साहिबा मैडम, एक वीडियो इस वक्त वायरल है जिसमें नवाज शरीफ साहब कहीं से आ रहे हैं अपने रहाइशगाह पर। निहाल हाशमी साहब बड़ी मोहब्बत से, बड़े चाव से उनकी तरफ बढ़ते हैं। निहाल हाशमी को रुकने का इशारा करके मेरे साबिक़ वज़ीर आज़म हुसैन नवाज़ को आवाज़ देखते हैं और उनको इशारा करते हैं कि निहाल हाशमी को लुक आफ्टर करो, और उसके बाद घर के अंदर चले जाते हैं। ये एक मामूल की कार्रवाई समझी जा सकती है, लेकिन कुछ दिलजलों को, कुछ रकीबों को आपके ऐसा लगता है कि ये वो सरिया है जो अभी तक अपना असर दिखा रहा है। मैडम आप अगर क्लैरिफाई करना चाहें तो फिर मैं अगले सवाल की जानिब बढ़ूँ। ये वीडियो आ गई, इसमें नवाज शरीफ साहब आए, निहाल हाशमी साहब जो इतना महंगा टिकट लेकर के गए थे बेचारे, उनसे हाथ मिलाया, उसके बाद वो आवाज़ दे रहे हैं हुसैन कहाँ हैं। उसके बाद गालिबन हुसैन भी आए होंगे, फिर उन्होंने दोबारा पूछा हुसैन कहाँ हैं। उसके बाद फिर उन्होंने हुसैन साहब को गालिबन इशारा किया कि जी निहाल हाशमी साहब को लुक आफ्टर करें। बस भाई नवाज शरीफ को भी सब जानते हैं और निहाल हाशमी को भी काट दो और 3 विंडो पे आ जाओ। मैडम रुमीना खुर्शीद साहिबा अगर आप जवाब देना चाहें प्लीज़। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि हम जो ऐसी चीज़ें जो इश्यूज़ नहीं हैं उनको हम नॉन इश्यूज़ जो है उनको आप इशू क्यों बनाते हैं या समझते हैं। ऐसा मैं समझती हूँ कि एक बेटे से ज़्यादा अजीज़ और कोई नहीं होता। और अगर उन्होंने उनको कहा है कि इनको देखें तो इसमें क्या बुरी बात है। एक बीमार इंसान अगर कहीं से आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ तो बीमार जो हैं उनके खाने पर एतराज़, पीने पर एतराज़, हर चीज़ पर एतराज़ है, लेकिन हम तो खैर अब इन एतराज़ों के आदी हो चुके हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल में तस्वीर हर कोई उसी तरह से देखना चाहता है या बात को उसी तरह से समझना चाहता है जिस तरह उनको सूट करती है। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इन बातों के ऊपर फजूल टाइम वेस्ट करने का मुझे कोई शौक़ नहीं। मैं समझती हूँ उस टाइम मियाँ साहब को जो सही लगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर उन्होंने अपने बेटे को कहा उनको लुक आफ्टर करें तो दैट्स इट। आप अगला सवाल पूछिए जी। जो मैडम अगर पूछना चाहें। चुके हैं, इनको इन बातों का असर नहीं रहा, जो होता है हो जाए, कोई बात नहीं, बड़ी से बड़ी बात भी सह लेंगे। ये वाला मैडम देखिए ना, अब वो निहाल हाशमी साहब जो है वो टिकट भी उनका था, नवाज शरीफ साहब कायद भी उनके। मैं बड़ी माजरत के नहीं, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। अगर आप इजाज़त दें तो हम आगे नहीं, और हम एटलीस्ट ये तो नहीं, हम अपने तमाम तर हमें ये कहना कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी चलिए, मैं ऐसी फजूल बातों पे कोई मेरे ख्याल में राइट मैम। मरियम औरंगजेब साहिबा फरमाती हैं वो तो मैं नज़र ही आ रहा है मुल्क का हाल। जी, मरियम औरंगजेब साहिबा फरमाती हैं कि अगर 16 माह पहले एक खुदकुशी हो जाती तो करोड़ों अवाम खुदकुशी से बच जाते। उन्होंने कहा कि आटा ख़त्म, अब अवाम लंगर से रोटी खाएं और पनागाहों में रहें। मैडम आप तबसरा कीजिए, फिर मैं सरकार की जानिब जाऊँ। देखिए, इसमें मेरे नहीं ख्याल में कि मरियम ने कोई गलत बात की, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। आप मुझे ये बताएं कि जो मुल्क का हाल हो चुका है, जहाँ पर वज़ीर को ये नहीं पता कि टमाटर का भाव क्या है, वज़ीर आज़म को नहीं पता,
और वो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, अवाम के बारे में उनको कुछ पता नहीं। आए दिन जो है वो धमाके वो कर रहे होते हैं, कभी गैस की कीमत बढ़ा दी जाती है, कभी आटे की कीमत बढ़ा दी जाती है। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, बिल्कुल 1 मिनट मेरे पास रह गया और वाइंड अप करना है। मोहतरमा गजाला सैफी साहिबा, गैस पे मुझे याद आया, आवाम को गैस की लाइनों में लगा करके और हुकूमत करना, ये तो खैर बहुत ही पुरानी कोई बात है, लेकिन एक मरतबा फिर इस हुकूमत में ये देखा जा रहा है कि पब्लिक को पहले CNG की लाइनों में ख्वार किया, उसके बाद फिर अब आटे की लाइनों में, चीनी की लाइन तैयार है। एक और खबर दिल जला रही है, गैस 214% तक महंगी करने की समरी तैयार, ECC को भिजवा दी। मैडम एक तलवार लें और फिर यहाँ से वहाँ तक सबका गला साफ करते हुए निकल जाएं और उसके बाद आखिर में जाकर के आखिरी वाले से उसकी गर्दन उड़ाने से पहले ये कह दें घबरा तो नहीं रहे हो, लेकिन ये सब करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, खुदा ना करे कि ऐसा कोई वक्त आए कि तलवार लेके गर्दनें उड़ाएं। ये ज़रूर है कि इस बात मैडम आपको इस सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं, पूछिए क्यों? इसलिए कि अभी मुझे बताया कि ये समरी कैंसिल हो गई है, लेकिन बहरहाल अभी तो तरकश में बहुत तीर हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा इंशाल्लाह। कल शारा फैसल पे मैं गाड़ी लेके चढ़ूंगा, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बन तैयार होगा। आप उसका जवाब दे सकती हैं कल वाले का। तो अब मैं आपसे क्या कहूँ? चले अब हम सितारा सपना लॉन की बातें करते हैं। बहरहाल इस वक्त और कुछ रह नहीं गया। मोहतरमा देखिए, आप जो है ना फ्लक्चुएट नहीं कर सकते, फ्रॉम मूड स्विंग्स में नहीं आ सकते कि आप एक तरफ तो इतने ज़्यादा जब शुरू करते हैं जज्बात के साथ और आप इसको लाइटर मूड में नहीं ख़त्म कर सकते। इट इज़ एन इशू एंड द गवर्नमेंट इज हुकूमत जो है वो सॉल्यूशंस की तरफ जा रही है। अगर आप कहेंगे तो मैं किशोर कुमार का गाना सुना के वाइंड अप भी कर सकता हूं। नहीं चाहती आवाम को पीसना, ना इस किस्म की चीज़ डेवलप करना, और पूरी एतमाद के साथ आप यकीन कीजिए कि गवर्नमेंट की तमाम मशीनरी, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट सब इस कोशिश में है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। ऐसी कोई चीज़ लेकिन रिलीफ तो कब्र में, आवाम को कब्र में पहुंचाने की, अल्लाह ना करे, नाज़रीन अल्लाह ना करे। हुकूमत कर रही है, इस पर आपने घबराना नहीं है। खुर्शीद साहब, मोहतरमा गजाला सैफी साहब, दोनों मेहमानों को मैं इस्तदा करता हूँ। मैडम प्लीज़ मुझे वाइंड अप करने दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपके बच्चे जी हैं। नाज़रीन इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल इंशाअल्लाह ताला बशर ज़िंदगी फिर हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।